नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आशीष लाइफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम सीरीज 47। यहाँ पर हम दो क्राइम केसेस के बारे में जिक्र करेंगे। पहला तो होगा प्रेम बाइसा के बारे में और दूसरा होगा एक ऐसे भूत के बारे में जिसको जज ने भी माना कि हाँ यहाँ पर भूत है। उसे मिस्टर राही बताएंगे। एप्स्टीन्स फाइल के अंदर मोदी जी का नाम आ गया है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेम बाइसा के बारे में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रेम बाइसा को दवाई देकर मारा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके सौतेले पिता के द्वारा साजिश रची गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके संपत्ति को हड़पने के लिए यह सब साजिश किया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद ही यह फैसला ले लिया। तो आखिर वास्तविकता में क्या सच्चाई है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। 13 जुलाई 2025 की तारीख थी जिसने राजस्थान की तपती गर्मी में एक ऐसी खबर को हवा दी जिसने पूरे देश के संत समाज और आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए। यह कहानी सिर्फ एक दुखद अंत की नहीं है, यह कहानी है एक बंद कमरे की, एक खुफिया निगरानी की, एक रहस्यमय मेडिकल बैग की और एक ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट की जो एक शख्स ने दुनिया से जाने के 3 घंटे बाद किया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान इस दुनिया को अलविदा कह चुका हो, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके हों, लेकिन उसकी यादें या शायद कोई और सोशल मीडिया पर दुनिया को अपनी कहानी बता रहा हो। यह सुनने में किसी फिल्म की तरह रहस्यमय कहानी लगता है, लेकिन यह हकीकत है। यह केस है राजस्थान के उस मशहूर कथावाचक की जिन्हें दुनिया साध्वी प्रेम बाइसा के नाम से जानती थी। अक्सर हम कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ दीवारों की नजरें थी। एक ऐसी नजर जो 24 घंटे उस निजी कक्ष को देख रही थी जहां साध्वी विश्राम करती थी, और उसी नजर ने यानी उस निगरानी कैमरे ने एक ऐसा पल कैद किया जिसने साध्वी के जिंदगी में मानसिक तूफान ला दिया। यह मामला इतना पेचीदा है कि पुलिस भी हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही है। क्या यह भावनाओं में बहकर उठाया गया कदम था या फिर एक सोची समझी साजिश थी जिसमें विश्वास का ही फायदा उठाया गया। आज की इस क्राइम केस में हम परत दर परत उस राज से पर्दा उठाएंगे जो भगवा वस्त्र के पीछे निजी जिंदगी में छुपा था। आपको बताएंगे कि कैसे एक वीडियो ने हंसती खेलती जिंदगी को एक गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा किया, और सबसे बड़ा सवाल वो शख्स कौन था जो मेडिकल बैग लेकर कमरे में दाखिल हुआ था, और आखिर क्यों एक खामोश हो चुकी आवाज इंस्टाग्राम पर अपनी सफाई पेश कर रही थी। इस क्राइम केस में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप प्रेम बाइसा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक लाइक और हाइप जरूर करिए, और साथ ही कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर प्रेम बाइसा। तो पुनः बढ़ते हैं केस फाइल की ओर। धैर्य रखकर सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में मैं जो आपको सुनाने वाला हूं वह आपको इस केस की गहराइयों का एहसास करा देगा। दोस्तों, राजस्थान की पावन धरा जहां भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है, इसी मिट्टी से निकली थी एक नन्ही सी जान जिसने महज 10 साल की उम्र में वो सपना देखा जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं देख पाते। प्रेम बाइसा एक ऐसा नाम जो मारवाड़ के घर घर में सम्मान से लिया जाने लगा था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया था। उनकी वाणी में ओज था, वो मिठास थी कि जब कथा सुनाती थी तो हजारों की भीड़ मनमुग्ध होकर उन्हें सुनती थी। लोग उन्हें श्रद्धा का स्वरूप देखते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। रील दर रील उनकी प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब शोहरत की बुलंदियों पर होते हैं तो कई बार परिस्थितियां आपके विपरीत होने लगती हैं, या फिर आपके अतीत के कुछ पन्ने हवा के झोंके से ऐसे खुलते हैं कि वर्तमान बिखरने लगता है। साध्वी प्रेम बाइसा का जीवन बाहर से जितना शांत और आध्यात्मिक दिखता था, उतना ही अंदर से एक मानसिक दबाव सह रहा था। एक ऐसा द्वंद्व जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2021 में, लेकिन जिसका परिणाम सामने आया साल 2025 में।
यह केस विश्वास और परिस्थितियों की एक ऐसी दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि निजता और सार्वजनिक जीवन में क्या संतुलन होना चाहिए। साध्वी के आश्रम में सब कुछ सामान्य चल रहा था। भक्त आते थे, सम्मान प्रकट करते थे और चले जाते थे। लेकिन आश्रम की चार दीवारी के भीतर उस निजी कक्ष में जहां साध्वी रहती थी, वहां कुछ ऐसा घटित हुआ जो आश्रम की मर्यादाओं के संदर्भ में चर्चा का विषय बनने वाला था। साध्वी प्रेम बायसा के जीवन में एक शख्स की बहुत अहम भूमिका थी। उनका नाम था बीरमनाथ। बीरमनाथ कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वह साध्वी के गुरु माने जाते थे। एक गुरु का दर्जा सनातन संस्कृत में अत्यंत ऊंचा माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए वाली परंपरा को साध्वी बढ़ा रही थी। बीरमनाथ को अपना पिता तुल्य मानती थी, अपना मार्गदर्शक मानती थी। बीरमनाथ ने ही उन्हें कथा वाचन की बारीकियां सिखाई थी, उन्हें समाज में कैसे व्यवहार करना यह सिखाया था। भक्तों की नजर में बीरमनाथ और साध्वी का रिश्ता एक पिता और पुत्री जैसा पवित्र था, एक गुरु और शिष्य जैसा मर्यादित था। लेकिन क्या कैमरे में कैद तस्वीरें उस रिश्ते की कोई और ही भावुक कहानी कह रही थी, या फिर बंद कमरे की वह स्थिति कुछ और ही बयां करती थी? अब तारीखों के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं उस दिन की तरफ जिसने इस पूरी घटना की नींव रखी थी। यह तारीख थी 8 जनवरी 2021। स्थान था साध्वी का निजी विश्राम कक्ष। सर्दी का मौसम था। कमरे में साध्वी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। शायद उनकी तबीयत खराब थी और वह विश्राम कर रही थी। कमरे में उनके अलावा एक महिला भी मौजूद थी जो उनकी सहायिका लग रही थी। वह कमरे के काम कर रही थी, कभी व्यवस्था ठीक करती, कभी कुछ सामान उठाती। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां प्रवेश करते हैं बीरमनाथ। भगवा वस्त्र सिर पर, साफा चेहरे पर, एक अलग तरह का भाव। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि उस कमरे में एक निगरानी कैमरा लगा हुआ था। यह कैमरा क्यों लगाया गया था? क्या सुरक्षा कारणों से, या फिर किसी ने जानबूझकर उस कमरे की गतिविधियां रिकॉर्ड करने के लिए वहां पर कैमरा फिट कर दिया था? यह सवाल आज भी पुलिस की जांच का एक अहम हिस्सा है। खैर, कैमरा चालू था और वह रिकॉर्डिंग कर रहा था। बीरमनाथ उनके करीब आते हैं। साध्वी लेटी हुई थी। बीरमनाथ उनके पास झुकते हैं और वहीं से वह दृश्य शुरू हो जाता है जिसने बाद में पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी। बीरमनाथ साध्वी के बेहद करीब नजर आते हैं। उनके हाव भाव में एक ऐसी आत्मीयता थी जो गुरु शिष्य की पारंपरिक दूरी से अलग दिखाई दे रही थी। इसके बाद साध्वी उठकर बैठ जाती है और फिर जो दृश्य सामने आया वह कई लोगों के लिए समझ से परे था। साध्वी अत्यधिक भावुक होकर बीरमनाथ से सहारा लेती नजर आती है। यह बहुत ही गहरा और निजी क्षण था। बीरमनाथ उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आते हैं। फ्रेम दर फ्रेम हर एक सेकंड उनकी भावनात्मक स्थिति रिकॉर्डिंग हो रही थी। उस वक्त कमरे में मौजूद वो तीसरी महिला जो सहायिका थी वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो यह सब उसके लिए सामान्य हो, या शायद वह भी इस परिस्थिति को समझ नहीं पाई थी। यह वीडियो 2021 में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन दुनिया के सामने नहीं आया। यह एक छिपे हुए राज की तरह किसी हार्ड ड्राइव में, किसी के मोबाइल में कैद होकर रह गया। वक्त बीतता गया, 2022 आया, 2023 गुजरा और 24 भी निकल गया। साध्वी की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। वह नए नए मंचों पर जाती और कथाएं सुनाती, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके अतीत की एक वीडियो उनकी मानसिक शांति का दुश्मन बनने वाला है। और फिर आया 13 जुलाई 2025। अचानक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। कैप्शन में लिखा था, साध्वी प्रेम बायसा से जुड़ा वीडियो। देखते ही देखते यह वीडियो बहुत तेजी से फैल गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हर जगह बस यही चर्चा थी। लोग हैरान थे। वो साध्वी जो मंच में संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाती थी, वो एक पुरुष के साथ एकांत में बेहद भावुक पलों में नजर आ रही थी। किसी ने इसे गुरु शिष्य के वात्सल्य का नाम दिया तो किसी ने इसे मर्यादा के विरुद्ध बताया। आस्था पर सवाल उठने लगे, लोगों की भावनाएं आहत होने लगी और सबसे ज्यादा गहरा धक्का लगा खुद साध्वी प्रेम बायसा को। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो साध्वी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। मीडिया का जमावड़ा लग गया, सवाल गंभीर थे, उंगलियां उनके आचरणों पर उठ रही थी। साध्वी सामने आई, उनकी आंखों में आंसू थे
लेकिन आवाज में अपनी बातें रखने की दृढ़ता थी। उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा है वह संदर्भ से हटकर है। वह मेरे पिता तुल्य हैं, गुरु हैं। उस वक्त मैं घोर अवसाद में थी। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। मैं रो रही थी। मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने मुझे संभालने के लिए, मुझे शांत कराने के लिए मुझे सहारा दिया था, जैसे एक पिता अपनी बेटी को संभालता है। उन्होंने मुझे वैसे ही संभाला था। इसमें कोई गलत भावना नहीं थी, इसमें सिर्फ वात्सल्य और सुरक्षा का भाव था। साध्वी ने यह भी कहा कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो मेरी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, जो हमारी संस्कृति को कमजोर करना चाहते हैं, उन्होंने इस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया है। वह मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। मैं साबित करूंगी कि मेरे मन में कोई मैल नहीं है। उनकी बातों में पीड़ा थी। वह बार बार कह रही थी कि यह एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस वीडियो को 3 साल तक अपने पास रखा और अब अचानक वायरल कर दिया। यही सी एंट्री होती है कहानी के दूसरे पहलू की, यानी उन लोगों की जिन्होंने कथित तौर पर साध्वी की जिंदगी को मुश्किल कर दिया था। जांच में जो नाम सामने आए वह चौंकाने वाले थे। यह कोई बाहरी लोग नहीं थे, यह कोई अनजान चेहरे नहीं थे। यह वही लोग थे जो साध्वी के आसपास रहते थे, जो उनके संपर्क में थे, जिन पर शायद वह भरोसा करती थी। पुलिस की तफ्तीश में नाम सामने आया जोगाराम का, उसकी पत्नी कृष्णा का और उसके ड्राइवर रमेश का। यह वही लोग थे जिनका आश्रम में आना जाना था। कहानी कुछ ऐसी निकल कर आई कि यह वीडियो 2021 में ही इन लोगों के संज्ञान में आ गया था। आप सोचिए, 3 साल तक इन लोगों ने कथित तौर पर साध्वी को इस वीडियो के संदर्भ में मानसिक दबाव में रखा था। आरोप है कि वह उन्हें वीडियो वायरल करने की बात कहते थे। वो लोग कहते थे कि हमारी बात मानो वरना तुम्हारी छवि प्रभावित होगी। साध्वी अत्यंत तनाव में जा रही थी। वह किसी से खुलकर यह नहीं कह पा रही थी। सम्मान का डर, समाज का डर, लोक लाज का डर उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। दबाव का यह खेल लाखों के लेन देन तक पहुंच गया था। सूत्रों के अनुसार वीडियो को हटाने के लिए, उसे डिलीट करने के नाम पर लाखों की मांग की गई थी। साध्वी ने शायद स्थिति संभालने की कोशिश भी की होगी या शायद उन्हें मना कर दिया होगा। यह दबाव इतना बढ़ गया था कि साध्वी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा व्यथित रहने लगी थी। जब उन लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई या जब उन्हें लगा कि अब साध्वी से और बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी की हालत बेहद नाजुक हो गई। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। वह किसी से बात नहीं करती थी, कमरे में एकांतवास में रहती थी। समाज की प्रतिक्रियाएं उन्हें बहुत गहरा आघात दे रही थी। जो लोग कल तक उनका सम्मान करते थे, आज वही लोग उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर कठोर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई थी। कोई उनकी आलोचना कर रहा था, कोई निराश था। यह मानसिक आघात बर्दाश्त की सीमा से बाहर होता जा रहा था। और फिर आई वह दुखद घड़ी जब साध्वी की रहस्यमय मृत्यु की घटना घटी। तारीख और वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद साध्वी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, जब तबीयत बिगड़ी तो तुरंत एम्बुलेंस को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया, बल्कि एक ऐसे शख्स को फोन किया गया जो पहले किसी अस्पताल में सहायक का अनुभव रखता था। एक ऐसा शख्स जिसे साध्वी जानती थी। वो शख्स आता है, उसके हाथ में एक बैग था। वो सीधा साध्वी के कमरे में जाता है। वहां क्या उपचार हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन उस शख्स ने साध्वी को एक दवा दी, एक इंजेक्शन के माध्यम से। दावा किया गया कि यह उन्हें राहत देगी, उनके बेचैनी को कम करेगी, उन्हें विश्राम में मदद करेगी। लेकिन उस प्रक्रिया के होते ही स्थिति पूरी तरह से विपरीत हो गई। राहत मिलने की बजाय साध्वी की हालत और ज्यादा गंभीर होने लगी। प्रत्यक्षदर्शी जो उस वक्त आश्रम में मौजूद थे, उनके मुताबिक इंजेक्शन लगाने के कुछ ही मिनटों के बाद साध्वी का शरीर शिथिल पड़ने लगा। उनकी चेतना लुप्त होने लगी। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह साफ तौर पर किसी गंभीर संकट का संकेत था। घबराहट का माहौल बन गया। आश्रम के लोग जो अब तक शायद
स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। अब वह डर गए। आनन फानन में साध्वी को गाड़ी में डाला गया और अस्पताल की तरफ ले जाया गया, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। शायद परिस्थितियां इतनी जटिल थी कि बचने की कोई संभावना ही नहीं रह गई थी। अस्पताल के रास्ते में ही शायद साध्वी प्रेम बाईसा ने अंतिम सांसें ली। डॉक्टरों ने उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आवाज जो लाखों लोगों के जीवन जीने की राह दिखाती थी, हमेशा के लिए मौन हो गई। अब यहाँ से कहानी का सबसे रहस्यमय मोड़ शुरू होता है। साध्वी का देहांत हो चुका था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। साध्वी प्रेम बाईसा नहीं रही। भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अस्पताल पहुंच गई। आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई। जांच की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन ठीक उस वक्त जब दुनिया इस खबर पर विश्वास करने की कोशिश कर रही थी, साध्वी के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक नई पोस्ट अपलोड होती है। जी हां, आपने सही सुना। दुनिया से जाने के करीब 3 घंटे बाद एक जा चुका इंसान पोस्ट कैसे कर सकता है। उस पोस्ट में एक तस्वीर थी और साथ में एक विस्तृत कैप्शन। उस कैप्शन की हर लाइन यह संकेत दे रही थी कि यह असाधारण नहीं है। उस पोस्ट में लिखा था, मैंने हर एक क्षण धर्म के प्रचार के लिए जिया। दुनिया में मानवता और धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है, लेकिन आज मुझे कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है। उस पोस्ट में आगे लिखा था, कुछ लोगों ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश रची और मेरे पिता तुल्य गुरु के पवित्र रिश्ते को गलत रंग दिया। मैंने पुलिस से शिकायत दर्ज की, मैंने समाज से गुहार लगाई, लेकिन मुझे न्याय की उम्मीद नहीं दिखी। शायद मेरे पास अब अपनी सच्चाई साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेरा यह अंतिम निर्णय है, मेरी निर्दोषता की गवाही बनेगी। यह एक आखिरी संदेश जैसा था, लेकिन सवाल यह था कि इस पोस्ट को किसने किया। क्या साध्वी ने जाने से पहले शेड्यूल किया था, या उन्हें आभास था कि अब वह नहीं रहेंगी। अगर उन्होंने कोई कदम उठाया था तो फिर अस्पताल जाने की अफरा तफरी क्यों मची, और अगर कोई साजिश थी तो साजिशकर्ता ने यह पोस्ट क्यों किया। क्या यह पोस्ट इसलिए किया गया ताकि इसे एक खास रूप दिया जा सके और असली वजह छुपाए जाएं। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। साइबर सेल की टीम अब डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक कर रही है जहां से यह पोस्ट अपलोड हुआ। क्या किसी के पास उनके अकाउंट का एक्सेस था, या फिर साध्वी ने खुद अपना समय तय कर लिया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस ने उस शख्स से भी पूछताछ शुरू कर दी है जिसने वह मेडिकल प्रक्रिया की थी। साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वीरा रिपोर्ट ही बताएंगे कि साध्वी के शरीर में किस रसायन का प्रभाव था। क्या वह कोई प्रतिबंधित दवा थी, क्या वो किसी दवा की अधिक मात्रा थी, या फिर कुछ और। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। उस कमरे के रिकॉर्डिंग डिवाइस को कब्जे में लिया गया है। पुलिस यह देखना चाहती है कि उस दौरान कमरे में और कौन कौन मौजूद था। क्या साध्वी की सहमति थी या स्थिति कुछ और ही थी। पुलिस का मानना है कि इस मृत्यु के तार कहीं ना कहीं उस पुराने विवाद से जुड़े हों। हो सकता है कि साध्वी ने कानूनी कार्रवाई की बात कही हो और डर के मारे इन लोगों ने साध्वी के विरुद्ध कुछ योजना बनाई हो। यह भी हो सकता है कि साध्वी अब दबाव सहने की स्थिति में नहीं थी और यह सब कुछ ऐसे मोड़ पर आ गया जहां वापसी का संभावना भी नहीं था। एक दृष्टिकोण यह भी है कि क्या यह आश्रम के प्रबंधन या संपत्ति को हड़पने के लिए किया गया। साध्वी के पास अच्छी खासी प्रसिद्धि थी, सहयोग राशि आती थी। क्या कोई आश्रम के प्रभाव को हथियाना चाहता था। क्या बीरमनाथ को रास्ते से हटाने के लिए साध्वी को निशाना बनाया गया था, क्योंकि उस वीडियो के बाद बीरमनाथ की सामाजिक स्थिति पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। साध्वी के परिवार वाले अब सामने आ रहे हैं। उनका दुख देखा नहीं जाता। वह बार बार कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती, उसके साथ गलत हुआ है। वह न्याय की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वीडियो पुराना था तो प्रशासन ने पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया। जब साध्वी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर समय रहते सतर्कता बरती जाती तो शायद आज साध्वी हमारे बीच होती। सिस्टम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। साध्वी ने अपने संदेशों में और अपने बयानों में बार बार संकेत दिया था कि उन्होंने मदद मांगी थी, तो फिर उन लोगों को खुला क्यों छोड़ा रखा गया। क्या किसी प्रकार का दबाव था, या फिर इस मामले की गंभीरता को समझा नहीं गया।
अब बात करते हैं उस परीक्षा की जिसका जिक्र साध्वी ने बार बार किया। इतिहास में पवित्रता साबित करने के लिए कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में किसी को यह साबित करने के लिए अपना जीवन गंवाना पड़े, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी का यह अंत, चाहे वह स्वयं लिया गया निर्णय हो या किसी की करतूत, समाज के लिए बहुत ही बुरा संदेश है। यह दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का एक पोस्ट, एक वीडियो किसी की जिंदगी को बदल सकता है। कैसे हम बिना सच जाने, बिना पूरी बात समझे किसी के बारे में राय बना लेते हैं। वो भीड़ जो कल तक साध्वी को मां कहकर पुकारती थी, वीडियो आते ही आलोचनात्मक हो गई। क्या हमारा धैर्य इतना कम है? क्या हमारी समझ इतनी छोटी है कि एक वीडियो से प्रभावित होकर इस तरह की हम बातें करने लगे हैं? फिलहाल पुलिस की कई टीम अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है, लेकिन सुराग तभी पता चलेगा जब वह लापता कड़ियां पुलिस के हाथ में लगेंगी, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी। तब तक यह मामला एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। दोस्तों, यह घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। डिजिटल युग में किसी की निजता, किसी की निजी जिंदगी अब सुरक्षित नहीं रही। एक क्लिक, एक शेयर किसी के जीवन पर भारी पड़ सकता है। साध्वी प्रेमबाई की स्थिति क्या थी, यह फैसला करने वाला कानून है, लेकिन जिस तरह से उनका अंत हुआ, जिस तरह से उन्हें मानसिक तनाव दिया गया, वह किसी भी जागरूक समाज के लिए चिंताजनक है। अब मिस्टर राही उस भूत के बारे में बताएंगे जो जज ने भी माना कि यहाँ पर भूत है। वीडियो से अभी कहीं भी मत जाइएगा। जैसा कि आप थंबनेल पिक में देख रहे होंगे, आदमी तो जुर्म करता ही है। यदि भूत प्रेत व आत्माएं भी जुर्म करने लग जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? और बात यदि किन्हीं सामान्य लोगों की हो तो वह कुछ और है, पर यदि महान शिक्षाविद, वैज्ञानिक, डॉक्टर, न्यायाधीश, इनके बीच जब भूत प्रेत आकर क्राइम करने लग जाएं, इन्हें ही परेशान करने लग जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? जहां से कानून के रास्ते खुलते हैं, जहां से कानून को लेकर फैसले सुनाए जाते हैं, कम से कम उन कानून की किताबों में तो भूत प्रेत जैसी मान्यताओं के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। पर आश्चर्य कि वहां भी भूत प्रेत अपना कब्जा जमा चुके हैं। आज हम इन्हीं भूत प्रेतों के द्वारा किए जाने वाले क्राइम की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको सारी बारीकियां पता चल पाएंगी। हम आज बात करने जा रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट की। कोलकाता हाई कोर्ट के एक महान जज की जुबान से यह निकलते हैं कि उनकी अदालत का एक हिस्सा ऐसा है जहां भूत प्रेत व कुछ आत्माएं धारण करके घूमती रहती हैं। वहां आज भी किसी स्त्री के पायल की खनक की आवाज सुनाई पड़ती है। वह सुंदर साड़ियों में घूमती रहती है, परंतु उसका सिर गायब होता है। कभी भूत प्रेत पानी पीने आ जाते हैं, तो कभी किसी के ऊपर कूद पड़ते हैं। यहाँ भूतों का बड़ा आतंक है। यहाँ भूत प्रेतों के द्वारा कई क्राइम के मामले भी आए हैं। उनके अनुसार कोर्ट के एक खास कमरे में लोगों पर भूत प्रेतों द्वारा हमला भी किया गया है। शायद आप भरोसा ना करें, परंतु कोलकाता हाई कोर्ट के एक बड़े जज साहब ने बाकायदा कोर्ट के अंदर बैठकर इस बात को कबूल किया है कि इस हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 के पास उसके इर्द गिर्द सीढ़ी के करीब कुछ आत्माएं भटकती हैं, अपना डेरा जमाए हुए रहती हैं। चलिए अब इस क्राइम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट का अपना एक इतिहास है। जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आपको पता होगा कि कोलकाता बंदरगाह के रास्ते ही यह कंपनी पूरे भारत में दाखिल हुई थी। तब 26 जून 1862 को कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट देश के सबसे पुराने प्राचीन अदालतों में से एक माना जाता है। कोलकाता हाई कोर्ट के 3 अलग अलग बेंच भी हैं। एक कोलकाता में ही है, दूसरा जलपाईगुड़ी में है और तीसरा एक अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है, जहां काला पानी या सेलुलर जेल है।
कोलकाता हाई कोर्ट की यदि हम बात करें तो बिल्डिंग बड़ी ही आलीशान है। इसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की। पूरे दिन व्यस्त बिल्डिंग, भाग दौड़, वकील, जज, पेशी, परवाने, फैसले। लेकिन शाम 5 बजे के बाद इस हाई कोर्ट का सीन वीरानियत में बदल जाता है। क्यों? घोस्ट, भूत प्रेत, बिल्डिंग में चारों तरफ डर ही डर। नवंबर 2022 की बात है। एक ऐसे व्यक्ति जो घोस्ट और भूत प्रेतों को ढूंढने का, पकड़ने का दावा करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की खोज करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, उनमें से ऐसी ही एक संस्था ने नवंबर 2020 में कोलकाता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ एक आवेदन दिया था। उस अर्जी में उन्होंने कहा कि हमें अदालत इस बात की परमिशन दे दे कि हमारी टीम एक रात कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 यानी कमरा नंबर 11 में पूरी रात बिता सके, क्योंकि हमें इस बात का पता लगाना है कि क्या इस रूम के अंदर या रूम के इर्द गिर्द सचमुच में कोई भूत प्रेत का साया है या कोई भूत प्रेत है, या कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों के द्वारा इतने भयावह रूप से प्रचारित किया जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है? एक एजेंसी जो भूत प्रेत को सर्च करने में अपने आप को माहिर मानती है, वह उसी अदालत में अर्जी लगा रही है, उसी अदालत के एक कमरे के अंदर रात बिताने की इजाजत मांग रही है। उनका कहना है कि उस कमरे में 8 बजे रात के बाद से हम पूरी रात वहां रुकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसी अर्जी क्यों लगाई। मुख्य कहानी यहीं से शुरू होती है। यह अर्जी इसलिए लगाई कि कुछ दिनों पूर्व कोलकाता हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के संबंध में। इसमें हुई गड़बड़ी के विषय में, टीचर की भर्ती में हुई अनियमितता के विषय को लेकर बहुत सारे लोग कोर्ट पहुंच गए थे। उनका कहना था कि हमने एग्जाम पास किया है परंतु हमें नौकरी नहीं मिल रही है। उसी विषय को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी कि टीईटी के तहत 269 स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठे थे उनको नौकरी दी जाए या नहीं दी जाए। यह मुकदमा चल रहा था जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में। इस मुकदमे की सुनवाई लंबी चल रही थी, लंबी खिंच रही थी। एक दिन इस मुकदमे की सुनवाई चल ही रही थी, बहस लंबी हो गई तो जस्टिस महोदय ने अगली तारीख दे दी और कहा कि अब इस मामले में चूंकि लंबा समय लग रहा है तो हम इस मामले की सुनवाई अब शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच करेंगे। आमतौर पर कोर्ट 5 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई 4 से 7 के दरमियान होगी। अब 7 बजे का मतलब यह है कि 7 का 8 भी हो सकता है, 8 का 9 भी हो सकता है। जैसे ही उन्होंने यह आदेश दिया कि कोर्ट में बैठे हुए जितने वकील होते हैं वे सभी चौंक उठते हैं, जैसे उन्हें कोई बिजली का करंट लग गया हो, यानी वे एक तरह से डर गए होते हैं। उन्होंने कहा कि मिलार्ड, आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब रात के अंधेरे में आप सुनवाई करेंगे? तो जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मिलार्ड, आपको तो पता ही है कि कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 को लेकर क्या क्या हरकतें चल रही हैं, क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, क्या क्या खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भूत है, रात के अंधेरे में बिना सिर वाली कोई महिला दिखाई पड़ती है, वह बाकायदा चलती फिरती है, उसके पायल की आवाज़ खनक आती है। कई लोगों ने इस घटना को देखा भी है, कई लोगों के ऊपर गुजर भी चुका है। तब जस्टिस गंगोपाध्याय चौंके। उन्होंने कहा, ओह, मुझे तो भूल ही गया था। अचानक उन्होंने अपने कथन को वापस ले लिया। बोले, सॉरी, मैं तो बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। आप लोगों ने अच्छा किया जो मुझे याद दिलाती। इसके साथ ही उन्होंने इस कहानी का समर्थन भी किया कि इस घटना को लेकर बहुत बरसों से यह बात चली आ रही है। पहले भी कई लोगों ने इस बात का प्रमाण दिया है। यह बात सच है कि इस कोर्ट के रूम नंबर 11 की जो घुमावदार सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के इर्द गिर्द
ऐसी हलचल देखने को मिली है। इतवार बुधवार दिन को दिन वह पायल वाली महिला बिना सिर की दिखाई पड़ती है, और यदि कोई उसको छेड़ता है या उसके पास जाने की चेष्टा करता है तो उसे भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। अतः उचित होगा कि उससे दूर ही रहें। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को देखने सुनने वालों की एक लंबी लिस्ट है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं और यह कहानी झूठी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम इस केस की सुनवाई 7 बजे नहीं करेंगे, बल्कि जो होगा वह 5 बजे से पहले ही करेंगे। अब आप सोचिए कि एक हाई कोर्ट के जज इस बात को कह रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उसका प्रूफ भी दे रहे हैं, क्योंकि उनका कानून तो अंधा है। वह तो सिर्फ कहने सुनने वालों की आंखों से देखता है, उनकी ही कानों से सुनता है और उसी के आधार पर फैसले भी देता है। फिर वे क्या करेंगे? उन्होंने भी फैसला दे दिया कि कोर्ट में भूत है। अब भरी अदालत में एक माननीय जज साहब ने यह बात कही है कि कहानी झूठी नहीं है और कोर्ट के रूम नंबर 11 में भूत प्रेत सच में है। जज साहब का इस बात पर मुहर लगाना था कि यह बात एक खबर बन गई। लोगों की जुबान पर यह बात नाचने लग गई और इस तरह से हर कहीं यह खबर फैल गई। अब इस बात को लेकर लोगों में चर्चाएं प्रारंभ हो गई। लोग अपने अपने मत उजागर करने में लग गए। कोई कहता जस्टिस साहब ठीक कह रहे हैं, कोर्ट के रूम नंबर 11 में सच में भूत रहता है। कोई कहता नहीं, यह सब वहम और गलतफहमी की बातें हैं। ऐसा कहना और सोचना अंधविश्वासपूर्ण बातें हैं और ऐसी बातें मानवता के लिए अच्छी नहीं है। सब लोगों के मन में बस एक विचार उभर कर जरूर आया कि आखिर कोलकाता हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने यह बातें क्यों कही कि यह कहानी झूठी नहीं है और कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 के इर्द गिर्द भूतों का साया है। आखिर सवाल उभर कर आया कि वह कौन लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को देखा है या अनुभव किया है। इस घटना का कोई विटनेस है। तब उसकी पूरी कहानी इस प्रकार से सामने आई। ऐसी सूक्ष्म और असाधारण क्रियाओं को लेकर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं काम करती हैं और उसी के अंतर्गत कुक्कू FM से गौरव तिवारी का एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 के आसपास भूतों का साया मंडराया करता है। इतना ही नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट में जितने वकील हैं और जितने वहां पर मुलाजिम काम करते हैं, हाई कोर्ट में इनकी एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है और इन सभी का कहना है कि उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में ऐसी चीजें देखी हैं। इस तरह से कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन 3 कहानियां ऐसी हैं जो इस संबंध में पुख्ता दावे करते हैं। बात कई साल पुरानी है। जब कोर्ट में जजेज बैठते हैं तो उनकी भी सुरक्षा होती है, उसके लिए पुलिस की टीम लगी होती है। एक बार इसी प्रकार से कुछ पुलिस वाले एक जस्टिस की सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहे थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान थोड़ी देरी हो गई। जज साहब अभी अपने चैम्बर में ही विद्यमान थे, अति आवश्यक काम में लगे हुए थे। शाम के लगभग 8 बज चुके थे। तभी जो पुलिस वाला था वह बाहर निकला और बोला, मैं बाथरूम होकर आता हूं। बाथरूम उस रूम नंबर 11 की घुमावदार सीढ़ियों के करीब था। वह बाथरूम से निबटकर वापस आ रहा होता है। वह अभी सीढ़ियों पर ही था। तभी उसे पीछे की ओर से किसी ने जोर का धक्का दिया। वह सीढ़ियों में गिरकर लुढ़कना शुरू हो जाता है। फिर वह अचानक उठता है और पीछे की ओर देखता है कि उसे किसने इस तरह से बेरहमी से धक्का दिया है। तभी उसे एक साया दिखाई पड़ता है। उसके चलने पर पायल की आवाज आती है। साड़ी पहनी हुई एक महिला जैसी साया, परंतु उसका सिर्फ धड़ ही था जो चलकर उसकी ओर आ रही थी। परंतु आश्चर्य कि उसका सिर गायब था। पुलिस वाला उस भयानक आकृति को देखकर बेहद डरकर चीख पड़ता है और पलटकर वहां से भागता है। वह जैसे बेहोश होने वाला था। वह बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो चुका था। वह जोर जोर से हाँफ रहा था।
जो लोग उसकी हरकत देख रहे होते हैं वे भी डर जाते हैं। उससे पूछते हैं क्या हुआ। उसने कहा मैं मर गया, वहां पर भूत है। वहां पर पायल पहनी हुई एक महिला चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी। उसने मुझे जोर का धक्का दिया, मैं सीढ़ियों से गिर गया, मैं मरते मरते बचा। फिर जब वह नॉर्मल हो गया तो जज साहब ने उससे घटना के बारे में जानना चाहा तो उसने सारा वाकया, सारी घटना कह सुनाई। अब बात यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जज साहब ने उसकी बातों को सही माना और तुरंत उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि रात में कोई गलती से रूम नंबर 11 की तरफ न जाए, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, उस दिन वे 5 बजे रोज चैम्बर बंद करने लगे। दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट में भूत प्रेत की घटना के संबंध में और भी ज्यादा रोचक, ज्यादा मजेदार अगली कहानी है। उसमें एक कहानी एक कवि की थी। यद्यपि यह कहानी ब्रिटिश साम्राज्य के समय की है। एक कवि थे जिनका नाम तपस था। ब्रिटिश हुकूमत में काव्यों को लेकर तपस के ऊपर तमाम तरह के इल्जाम लगे। उस समय आजादी के लिए लिखना राष्ट्रद्रोह माना जाता था। तपस आजादी के परवाने थे। वे भारतीय लोगों में आजादी के लिए क्रांति की ज्वाला जगा रहे थे, बिगुल बजा रहे थे। अंग्रेज सरकार ने इसी अपराध के लिए इसी कोलकाता हाई कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलाया। मुकदमा चलने के बाद अदालत ने उन्हें सजाएं मौत दे दी और सजाए मौत का फैसला देकर उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उस वक्त जो अंग्रेज जेलर थे वो सब जल्लाद टाइप के क्रूर थे। उन्होंने तपस को खाना पानी कुछ नहीं दिया और कई दिनों की भूखे प्यासे होने के बावजूद उन्हें सजाए मौत दे दी। फांसी के समय तपस डिहाइड्रेशन के शिकार हो चुके थे और कोमा में जा चुके थे। इसके बावजूद भी उन्हें फांसी पर झुला दिया गया। आज भी उनकी अतृप्त आत्मा वही जेल में भटकती रहती है और इस कोर्ट के अंदर लोगों को हमेशा एहसास होता रहता है कि यहाँ कोई साया है जो घूमता है। फांसी के समय उसी रूम नंबर 11 के पास बनी सीढ़ियों के इर्द गिर्द एक मटके पर पानी रखा हुआ था। इसके बावजूद तपस को बहुत ज्यादा भूखा प्यासा रखकर फांसी देकर मार डाला गया। तपस की आत्मा इतनी प्यासी है कि वह अक्सर उस मटके वाली जगह पर पानी पीने के लिए आया करती है और फिर गायब हो जाती है। तपस की यह आत्मा वाली कहानी एक लंबे समय तक कोलकाता हाई कोर्ट के साथ जुड़ी रही। इसके बाद यह भूत प्रेत वाली कहानी धीरे धीरे उस पायल वाली महिला की आत्मा से जुड़ गई और जब यह सिलसिला चलता रहा तो कई लोगों को भूत प्रेत दिखाई दिए। पायल की आवाज आई, बार बार पायल की आवाज सुनने को मिलता, लगता जैसे कोई महिला यहाँ चल रही है। बहुत बार कुछ प्रगतिवादी विचार वाले लोगों ने कहा भी कि यह सब कुछ झूठा भी हो सकता है। इसके बाद एक तीसरी कहानी भी आई। 2 कोर्ट के ऑफिसर थे, एक का नाम था मनमोहन और दूसरे का नाम था ब्रजवासी। कहानी लगभग 8 बजे रात्रि की है। एक रात क्या हुआ कि यह दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी थे कि वे एक दूसरे से बातें भी नहीं कर पा रहे थे। यह दोनों 8 बजे रात्रि में कोर्ट में थे। उस दिन कोर्ट का काम कुछ ज्यादा ही था। अगले दिन कोई जजमेंट आना था, अतः वे अपनी अपनी सीट पर बैठकर फाइलों का काम निपटा रहे थे। इन दोनों को काम करते करते कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि काम करते करते रात्रि के 8 बज चुके हैं। अचानक ब्रजवासी ने कहा कि मुझे प्यास लग रही है और मुझे बाथरूम भी जाना है। तो उसने कहा कि जज साहब तो जा चुके हैं, तुम उनके चैम्बर का ही बाथरूम यूज कर लो। उसने कहा जज साहब का बाथरूम भी और पानी पीने की जगह भी वही रूम नंबर 11 के घुमावदार सीढ़ी के पास ही है। उसने मनमोहन से कहा कि मैं जा रहा हूं और यह कहकर वह पानी पीने और बाथरूम करने चला गया। परंतु काफी टाइम बीत गए, वह लौट ही नहीं रहा था। इधर मनमोहन का काम खत्म हो गया, उसे घर निकलना था। इधर यह भी चिंता है कि 8 से ऊपर का समय हो चुका है। उसके और ब्रजवासी के सिवाय अन्य सारे स्टाफ कब के घर जा चुके हैं।
कोर्ट की कहानी इन्होंने पहले भी सुन रखी थी, अतः उन्हें डर भी लग रहा था। इधर दूसरा टेंशन यह भी था कि काफी समय पहले ब्रजवासी पानी पीने व बाथरूम करने के लिए गया हुआ है, पर वह अभी तक लौट ही नहीं रहा है। मनमोहन के मन में विचार आता है कि उसे चलकर देखना चाहिए, अतः वह अपनी सीट से उठता है और डरते हुए धीरे धीरे रूम नंबर 11 की तरफ बढ़ता है। देखता है कि उन घुमावदार सीढ़ियों के पास ही एक बेंच रखा हुआ था। उस बेंच के पास ही ब्रजवासी औंधे मुंह पड़ा हुआ है। उसे यह देखकर घबराहट होती है, परंतु दूसरे ही पल वह देखता है कि उस बेंच पर एक महिला बैठी हुई है। उसके हाथ में पानी के बर्तन हैं और उससे पानी ले लेकर वह ब्रजवासी पर छींटे मार रही है। उसे लगा कि कोर्ट की ही कोई स्टाफ होगी और लगा कि अब हम 3 लोग हैं, अतः डर कुछ कम हुआ। धीरे धीरे वह उनकी ओर चलता हुआ उनके पास आने को होता है। वह इधर उधर देखता हुआ चल रहा था, क्योंकि उसने कोर्ट की रूम नंबर 11 की कहानियां तो सुन ही रखी थी, अतः डर तो लग ही रहा था। वह दोबारा से जैसे ही ब्रजवासी और उस महिला की ओर नजर घुमाया तो महिला गायब। वह इधर उधर नजरें घुमाया कि वह कहीं हो सकती है। तभी उसे कुछ दूर लान पर जाती हुई वह महिला साड़ी में दिखाई पड़ी। उसके पैरों के चलने के साथ ही रुंझुन रुंझुन करती हुई पायल की आवाज भी आ रही थी, परंतु जैसे ही उसने उसके चेहरे की ओर पहचानने के लिए नजरें घुमाई, वैसे ही उसे बिजली के समान शाक लगा। वह महिला फिर दिखाई देने लगती है, परंतु इस बार यह क्या हुआ? अरे, उस महिला का तो सिर ही गायब है। अब वह जैसे गिर पड़ेगा। उसकी दिल धक 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 करने लगा, सांसें तेजी से चलने लगी। उसने दोबारा ब्रजवासी की ओर देखा कि यह उसे उठाए। तब तक ब्रजवासी कराहते हुए उठ बैठा। उसने चुपके से इशारा किया कि चलो भागें। फिर दोनों इधर उधर ताकते हुए दबे पांव दौड़ लगाते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब बार बार पायल की आवाज पर चलती हुई यह महिला है कौन? यह सभी के मन में उठने वाला एक प्रश्न है। तो दोस्तों, इसकी भी एक सच्ची कहानी है जो लोगों द्वारा बताई जा रही है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। सन 1900 के आसपास की बात है। एक महिला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचती है। उस महिला का नाम था पायल। उसका नाम ही भर पायल नहीं था, बल्कि वह पायल पहनना भी पसंद करती थी और हमेशा रुंझुन रुंझुन ध्वनि निकालने वाली सुंदर पायल पहनती थी। शायद इसीलिए उसके माँ बाप ने उसका नाम पायल रखा था। दोस्तों, जैसा उसका नाम था वैसा वह देखने सुनने में भी बहुत ही सुंदर थी। लाजवाब सुंदरता। जो भी सर उठाकर उसके चेहरे की ओर देखता वह देखता ही रह जाता। वह उसका दीवाना हो जाता। ऐसा लगता जैसे वह 7वें आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। सुंदरता के हिसाब से उसे राजमहलों की रानी होना चाहिए था, परंतु पायल की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था और किस्मत का रोना वह रो रही थी। दुर्भाग्य ने उसे लेकर कहीं ऐसी जगह रख दिया था जिसका नाम सुनकर लोग न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। दोस्तों, पायल कोलकाता के रेड लाइट एरिया में देह व्यापार में संलग्न थी और अपना पेट पाल रही थी। एक दिन होता क्या है कि उसे एक ग्राहक मिलता है। ग्राहक एक अच्छे और कुलीन परिवार का व्यक्ति होता है और पेशे से एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। इसका नाम होता है सालिक राम। उसने जब रेड लाइट एरिया की सफर की तो पायल पर उसकी नजर पड़ी। नजर पड़ते ही उसे जैसे लकवा मार गया हो। वह लगातार उसके चेहरे की ओर देखता रहा। कोई सोच नहीं कि वह एक सुंदर लड़की को घोरने का काम कर रहा है। पायल भी मंद मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर निहार रही थी। सालिक राम कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस वह उसे देखता जा रहा था। जब कई मिनट तक उसकी नजरें पायल के चेहरे से नहीं हटती तो पायल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछ लिया, क्या हुआ? सालिक राम ने उसकी आंखों की ओर झांकते हुए धीरे से बोला, माहे जबी, मेरी इतनी बड़ी जिंदगी बीत गई पर कभी इस तरह का नायाब हीरा नहीं देखा। आपकी सुंदरता को देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं करने वाला। मैं तो सिर्फ तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ।
तुमको जीवन भर सदा सदा अपने साथ देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सदा सदा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता हूँ। पायल ने कहा, इस प्यार को यहीं तक सीमित रखो। मैं आज आपके पास हूँ, आपकी गोद में हूँ, और जब भी आपको मेरी याद आए तब मैं आपके लिए हाजिर रहूँगी, पर मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं अब एक वैश्या के नाम का ठप्पा लगाकर आपके साथ आपके समाज में रहने लायक नहीं हूँ, और शायद रह भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि समाज मुझे कभी भी स्वीकृति नहीं देगा। मैं यह अच्छे से जानती हूँ। तब शालिग्राम ने जरा सा निराशा के लहजे में मासूमियत के साथ बोला, नहीं उर्वशी, तुम देखना, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें समाज में एक पहचान दिलाऊंगा, मान सम्मान दिलाऊंगा। आखिर में पायल उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होती है और उसकी बातों को मान जाती है। परंतु दोस्तों, आगे देखिए, क्या उसकी यह ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं हुई? यह जानने के लिए इस वीडियो को लगातार अंत तक देखते जाइएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी अनुमति हो तो हम इसके लिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल होता यह है कि पायल के शालिग्राम के संपर्क में आने से पूर्व के समय में कई बार इन वैश्याओं के ठिकानों पर या कहिए कोठों पर पुलिस का छापा पड़ता है। उन्हें पुलिस पकड़कर ले जाया करती है, उन पर मुकदमा भी चलाया जाता है। ऐसा पायल के साथ भी हो चुका था। कई बार वह कोर्ट में पेश हो चुकी थी। कोर्ट से जब सम्मन जाया करता तो उसके नाम के साथ में प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या शब्द लिखा हुआ करता था, और यह शब्द पायल को खटकता रहता है। आज शालिग्राम की बातें सुनकर उसे लगता है कि जब हम इस पेशे को छोड़कर अब सम्मान की नई जिंदगी शुरू करने ही जा रहे हैं, तो इस शब्द को कानूनी पन्नों से या सरकारी रिकॉर्ड से मेरे नाम के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो समाज में मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाऊंगी। और दोनों जब शादी करने वाले होते हैं तब पायल शालिग्राम से कहती है कि एक काम करते हैं, अब जब हम नई जिंदगी शुरू करना ही चाह रहे हैं तो कोर्ट में मेरे नाम के आगे जो प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्या शब्द लिखा हुआ है वह मेरे नाम के सामने एक कलंक की तरह है, और उसे हटवाने के लिए मुझे कोर्ट में अर्जी देनी चाहिए। क्योंकि मैं अब वह पेशा छोड़ चुकी हूँ, जब तक यह शब्द मेरे नाम के सामने से नहीं हटता तब तक समाज में मुझे अपमान व जिल्लत ही झेलनी पड़ेगी। वैश्यावृत्ति पेशे में संलग्न एक औरत, उसे अपने नाम के साथ से वैश्या शब्द हटाना है। उसे भावी जिंदगी के लिए इस कलंक जैसे शब्द को हटवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शरीफ व्यक्ति के साथ उसे शादी करके नई जिंदगी शुरू करनी है। वह कहती है कि मेरी बसी हुई फैमिली को भविष्य में जलालत का सामना ना करना पड़े, इसलिए उसके नाम के साथ से वैसा शब्द हटाना बहुत आवश्यक है। और इसी पर्पज से, इसी आशय का एक आवेदन वह कोलकाता हाई कोर्ट में लगाती है कि वैसा शब्द उसके नाम के साथ से कानूनी पन्नों व सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। उसने अपनी अर्जी में कोर्ट से निवेदन किया कि वह अब वैश्यावृत्ति का पेशा छोड़ चुकी है और वह अपनी शादी करके मान सम्मान की नई जिंदगी शुरू करना चाह रही है, अतः उसके नाम के साथ से वैश्या शब्द हटा दिया जाए। जब इस मामले पर जज साहब ने विचार करना प्रारंभ किया तो कोर्ट के सामने अनेक प्रश्न खड़े हो गए। साथ ही वकीलों ने दलील देना प्रारंभ कर दिया कि यदि इस एक महिला के नाम के साथ से वैश्या शब्द न्यायालय के द्वारा हटा दिया जाएगा तो अनेक वैश्याएं अर्जी लेकर कोर्ट में दौड़ी आएंगी। इसके साथ ही जो लोग इस पेशे में संलग्न थे, कोठों के जो मालिक थे, उन्होंने भी इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कोठे के मालिकों की कमाई पर यह एक तरह का कुठाराघात था। उनका धंधा एक दिन बंद हो जाने का खतरा प्रारंभ होने जा रहा था। उनकी सोच थी कि ऐसे तो अनेक लड़कियां इस पेशे को लात मार कर चली जाएंगी और नई जिंदगी शुरू कर देंगी, फिर हमारा क्या होगा। अतः उन्होंने पायल के इस मामले का पुरजोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जितना कोर्ट में विरोध शायद नहीं हो रहा था, उतना तो कोठे वालों ने उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया और उसका रास्ता रोकना प्रारंभ कर दिया कि पायल के नाम के साथ से वैसा शब्द लाख करने पर भी न हट पाए। यहाँ तक कि वे पायल के जानी दुश्मन बन गए।
इसीलिए कहा जाता है कि वेश्यावृत्ति के पेशे में आना बड़ा आसान है, परंतु उससे निकल पाना बहुत ही कठिन है। कोठे के मालिकों ने इस बात की पूरी कोशिश की कि पायल ने अदालत से जो मांग की है वह हमेशा अधूरी रह जाए और उसके नाम के आगे से वैश्या शब्द कानूनी तौर पर ना हटे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बाकायदा वकील नियुक्त कर दिए। वकीलों ने उनके पक्ष में दलील दिया कि पायल वेश्यावृत्ति का जुर्म कर चुकी है, अतः अब वह सारी जिंदगी वेश्या के नाम से ही जानी जाएगी, भले ही वह शादी करके नई जिंदगी प्रारंभ करे या ना करे। और कोठे मालिकों का दबाव कोर्ट पर इतना ज्यादा बढ़ा कि कोर्ट को पायल की अर्जी को खारिज कर देना पड़ा। कोर्ट ने सख्त मना कर दिया कि वह पायल के नाम के साथ लगा हुआ वेश्या शब्द नहीं हटा सकती। पायल की आशाएं, मनोकामनाएं, हर्ष उल्लास सब एक पल में मिट्टी में मिल गए। वह कोर्ट का यह निष्ठुरतापूर्ण आदेश पढ़कर दहाड़े मार मार कर रो पड़ी। और इतना ही क्यों, अगले दिन पायल लापता हो गई। उसकी खोजबीन कौन करता, क्योंकि उसके आगे नाथ न पीछे पगहा। उसके साथ अब कोई नहीं था और कई दिनों के बाद उसकी सड़ी हुई लाश उसी रेड लाइट एरिया में पाई गई। परंतु उसकी लाश भी सुकून से नहीं रह सकी। आतताइयों ने उसका सिर भी कलम कर लिया और उसके सिर को इस तरह से गायब कर दिया, वह आखिर तक बरामद नहीं हो सका। उसके कपड़ों व अन्य पहचानों के आधार पर उसकी शिनाख्त हो गई कि यह पायल की ही मृत बॉडी है। और तभी से कहा जा रहा है कि उसकी अतृप्त आत्मा एक साये के रूप में कोर्ट के रूम नंबर 11 के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, जिसमें उसका मुकदमा चल रहा था। पायल साड़ी पहनती थी, वह अपने पैरों में पायल पहनती थी और उसी साड़ी और पायल के साथ पायल आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रही है। भले ही वह एक आत्मा ही क्यों न हो, उसका सिर्फ धड़ ही इधर उधर घूमता फिरता रहता है। सिर तो पहले ही गायब हो चुका था, अतः आज भी उसका सिर गायब रहता है। मैं स्वयं भूत प्रेत व आत्माओं को मान्यता नहीं देता, परंतु इस कहानी ने मुझे स्वयं ही झकझोर कर रख दिया है। कितना अच्छा होता कि पायल अपने नाम के साथ से वैश्या शब्द कोर्ट के माध्यम से हटवा पाती और अपनी शादी करके अपना नई व सम्मान युक्त जिंदगी बसर कर पाती। और यह सब कोर्ट के द्वारा नाइंसाफी करने के कारण हुआ और इसीलिए उसकी अतिरिक्त आत्मा कोर्ट के उस रूम नंबर 11 के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। कोर्ट के द्वारा नाइंसाफी किए जाने के कारण उसकी जिंदगी अधूरी रह गई। ये कोर्ट मानव की जीती जागती जिंदगी के साथ एहसान तो नहीं कर सकी, परंतु वही आत्माओं व भूत प्रेतों के साथ कितना एहसान कर रही है, उन्हें मान्यता प्रदान कर रही है। यदि पायल ने अपने किए हुए का प्रायश्चित करके एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए सोच ही लिया था, तो यह गलत क्या था? क्या कोर्ट के द्वारा उसके साथ इंसाफ नहीं किया जाना चाहिए था? इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष अलाइव और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम सीरीज 47। अलवर का भानगढ़ किला। यह किला रहस्यमय कहानियों और भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता है। इस किले के लिए भूतिया इतिहास और तांत्रिक के श्राप की कहानियां भी जुड़ी हैं। आखिर क्या है इस किले का रहस्य जिसने इसे दुनिया के टॉप 10 के लिस्ट में सबसे हॉन्टेड जगहों में शामिल कर दिया? यह जगह इतना हॉन्टेड माना जाता है कि सरकार ने भी यहाँ आदेशित कर रखा है कि 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं जाएगा। कहते हैं जिसने भी 6 बजे रात के बाद यहाँ जाने की जरूरत की वह कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। इतना हॉन्टेड माना जाता है भानगढ़ किला। वीडियो में आगे भानगढ़ में मेरे साथ हुई पैरानॉर्मल गतिविधि या भूतिया अनुभव को आपसे साझा करूंगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भानगढ़ इतना भूतिया आखिर बना क्यों कि इसको रात में सरकार ने भी बैन करके नोटिस बोर्ड लगा दिया है। भानगढ़ किला अलवर जिले में सारिस्का के जंगल के पास अरावली की वादियों के बीच 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे माधव सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। किसी समय किले के आसपास पूरा शहर बसा हुआ था
और यह शहर एक व्यापारिक नगरी था, लेकिन आज इसे भूतिया जगह कहा जाता है। इस जगह पर कोई भी इमारत सही सलामत नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा है। यहाँ मंदिर है लेकिन उनमें मूर्तियां नहीं है। बाजार में दुकानें बनी हुई हैं लेकिन उस पर छत नहीं है। जानकार इस किले की जो जानकारी बताते हैं उसके मुताबिक राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी और उसे काला जादू करना भी आता था। यूं कहे हुए काला जादू में माहिर थी। एक तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन राजकुमारी की सहेलियां बाजार से इत्र खरीदने गई थीं। इसके बारे में जैसे ही तांत्रिक को पता लगा तो उसने इत्र की शीशी पर जादू कर दिया और जैसे ही राजकुमारी की सहेलियों ने उनको इत्र की शीशी दी तो राजकुमारी को पता चला कि उस पर कोई जादू हुआ है। राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके बाद पत्थर उछलकर तांत्रिक के सिर में लगा, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन ठीक मरने से पहले तांत्रिक ने राजकुमारी और उसके पूरे किले को श्राप दिया। उस श्राप के बाद कुछ ही घंटों में पूरा किला तहस नहस हो गया। वहां रहने वाले सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद इस जगह पर रात के समय कोई नहीं रुकता है। रात में इस जगह को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाता है। यहाँ जानवर पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। सूरज ढलने के बाद टूरिस्ट को इस किले में जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि इस किले के आसपास और इस किले के अंदर बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और किले में मौजूद निगेटिव एनर्जी को लेकर लोगों के मन में बेहद डर है, जिसके कारण किला 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप चैनल को भले सब्सक्राइब मत कीजिए लेकिन अपने इस भाई के मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर करिए। तो अब बढ़ते हैं अपने खुद के साथ बीती हुई भानगढ़ के उस रात के भूतिया कहानी पर जो हमने महसूस किया था। साल था 2023, लगभग 1.5 साल बीत चुके होंगे। गर्मियों का मौसम था। हम 6 मित्रों ने प्लान बनाया कि कहीं वीकेंड पर चलें और फिक्स हुआ कि हम लोग सारिस्का नेशनल पार्क टाइगर सफारी करने जाएंगे। अपने खुद के मित्र की स्कॉर्पियो थी, उसी पर हम लोग पहुंच जाते हैं सारिस्का नेशनल पार्क। लेकिन वहां पर अलाउड नहीं था कि 4 व्हीलर लेकर हम जंगल में घूमने टाइगर सफारी करने चले जाएं। वहां पर पहले जिप्सी बुक करनी होती है, तो हम लोगों ने नेशनल पार्क वाली जिप्सी को बुक किया। उसके बाद टाइगर सफारी का आनंद लेना शुरू कर दिया। लेकिन पहला दिन हमारा बेकार गया। हम नेशनल पार्क पर टाइगर नहीं देख पाए। सेम कंडीशन दूसरे दिन भी हमारे साथ हुआ। पुनः हम सारिस्का में टाइगर नहीं देख पाए थे। अब सारिस्का में शाम हो चुका था। अब सभी दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि अब हम लोगों ने टाइगर तो देखा नहीं, चलो भानगढ़ चलते हैं भूत देखने। भानगढ़ महज 27 किलोमीटर की दूरी पर था और कार से लगभग आधे घंटे का रास्ता था। मैंने दोस्तों का विरोध किया कि नहीं यार, अब वापस चलते हैं। लेकिन जो उसमें से अभिषेक था मेरा दोस्त, जिसकी स्कॉर्पियो थी, वह कहता है देर किस बात की है, चलो एडवेंचर ट्रिप पर चलते हैं और एडवेंचर करके आते हैं। पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं कह रहा था कि मैं उधर जाऊं। उधर मुझे एक अजीब टाइप का निगेटिव एनर्जी महसूस हो रहा था। मैं जब उधर शाम में निहार रहा था भानगढ़ की डायरेक्शन में, तो मुझे एक निगेटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था और मेरा दिल बिल्कुल नहीं कह रहा था कि मैं भानगढ़ किले की ओर जाऊं, वह भी रात के 10:30 बजे। मेरे विरोध करने के बाद भी मेरे 5 दोस्त कह रहे थे चलो, हम लोगों को काफी मूड हो रहा है, भूत देखना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। हालांकि मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं कह रहा था कि मैं भानगढ़ जाऊं। जैसे तैसे करते हम लोग 11:30 बजे रात भानगढ़ पहुंचते हैं। हम सभी को पता था कि गेट से इंटर नहीं मिलेगा, लेकिन भानगढ़ किला काफी पुराना है और जर्जर भी हो चुका है, तो हम लोगों को पहले से ही पता था कि इसमें 2-3 रास्ते और भी है जो मुख्य गेट के अलावा हैं, जहां से हम बिना पूछे ही एंटर कर सकते हैं। हम लोगों ने उत्तर साइड वाले रास्ते को चुना, जो अंदर घुसने के लिए दक्षिण मुखी कहलाता था, और नीचे पास ही अभिषेक ने कार लगा दी। जो रास्ता था जो कि किले तक लेके जाने वाला था, उसी के किनारे अभिषेक ने कार को लगा दी। अब इन लोगों के मन में कुछ और ही शरारतें चुल कर रही थी। यह लोग कहते हैं 12 बजे रात का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम लोग फोर्ट में विजिट करेंगे, और मात्र 12 बजने में 30 ही मिनट बाकी थे। कहा जाता है कि 12 बजे जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वह ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो हम में से हर कोई 12 बजने का इंतजार करने लगा।
इसी बीच हमारा दोस्त सुधीर कहता है शरारती स्वभाव से, गाड़ी में परफ्यूम की बोतल रखी हुई है, उसको स्प्रे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि भूत को परफ्यूम ज़्यादा पसंद होता है। मैंने उससे मना किया, लेकिन सुधीर ने ज़बरदस्ती दोस्तों के ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर दिया। सभी दोस्तों के पास अब महक थी, खुशबू थी परफ्यूम की। मैं भड़का ज़रूर, लेकिन दोस्त था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। इसके बाद अब 12 बज चुका था और माहौल में चांदनी रात था। हम विजन को दूर तक एहसास कर पा रहे थे, हमें दूर दूर तक किला एहसास हो रहा था। जैसे ही हम किले के अंदर इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तभी हमें महसूस होता है कि कोई जोर सा एक ठंडा हवा का झोंका हमारी तरफ आता है। और माना जाता है जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वहां ठंडी हवा की तासीर पाई जाती है। और उसी समय हमें ऐसा लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका आया है और अचानक हम लोगों से टकरा गया है। लेकिन हमने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया। परंतु जो हमारे साथ अंत में होने वाला था वह भी मैं आपको जल्द रिवील करने वाला हूं, जिसे आज भी हम लोगों ने 6 के 6 दोस्त कभी भुला नहीं पाए। लगभग 10-5 मिनट सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक एक जोर का हवा पुनः बहुत तेजी से आता है, जो कि काफी ठंडा था। उसके आने के साथ साथ उस हवा में एक बेस भी था, जिसमें एक अजीब टाइप का साउंड प्रतीत हो रहा था, जैसे कह लो ऐसा टाइप का आवाज गूंज रहा था उस आवाज में। मतलब उस हवा की एक अलग वाइब थी, वो लगता था हवा कुछ कहना चाहता है। इस आवाज को हम सभी ने महसूस किया और हमें लगा शायद हवा होगा। पेड़ पौधे लेकिन हिल नहीं रहे थे, जिससे हमें थोड़ा अजीब लगा। वहां देखने पर सब कुछ सन्नाटा था, लेकिन हवा हम लोगों से टकराया था। और इसके बाद अभिषेक और सुधीर इतना डर गए कि उन्हें समझाना पड़ा कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत नहीं होते, पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर कुछ नहीं हो रही है, बस यह तो हवा ही है। लेकिन इसके जस्ट कुछ सेकंड बाद ही दूर सियारों की आवाज आने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने कुछ देखा यहाँ पर, उन्होंने कुछ महसूस किया है, जैसे कि कोई वहां पर आ गया हो। उसके बाद हम सभी 6 दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए और हम सभी ने फैसला किया कि अब किले के अंदर जाने की हमारी औकात नहीं है भाई साहब। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किले के अंदर कोई एक्टिविटी जरूर हो रही है, वो हम सभी ने महसूस किया था। किले के उल्टे पांव हम लोगों ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। ठीक वहां से 150 से 200 मीटर की दूरी पर हमारी कार खड़ी रही होगी। और जैसे ही फिर से हम किले के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर से ऐसा लगता है कोई ठंडा हवा किले के दायरे में हमें ना निकलने के लिए फोर्स कर रहा है। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग किले के बाहर आ गए। और जैसे ही हम लोग स्कॉर्पियो के अंदर बैठते हैं भाई साहब, वह मंजर सबसे ज्यादा शॉकिंग था। जब गाड़ी को स्टार्ट करके लाइट ऑन करते हैं, तो जो गाड़ी की कांच थी उसके चारों ओर, जिसमें हल्की हल्की सी ओस पड़ी हुई थी, उसमें चारों ओर ऐसा लग रहा था किसी ने लंबे लंबे हाथ के पंजे मारे। उसमें स्पष्ट हाथ के पंजे दिखाई दे रहे थे, वो भी लंबे लंबे। और इसे मैंने ही नहीं, मेरे 5 और दोस्तों ने महसूस किया था। और उस ट्रिप को हम में से कोई भी भुला नहीं पाया। तो यह थी भानगढ़ किले की हमारी पर्सनल अनुभव। हमने आंखों से कुछ तो देखा नहीं था, पर बहुत कुछ महसूस कर लिया था। लेकिन फिर भी हम किसी चीज का जबरदस्ती सपोर्ट नहीं करते। हमने जो महसूस किया था वह बात आप तक रखा। और इस मामले में आप सभी का क्या कहना है? क्या हम लोगों का कोई वहम था, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी, या कुछ और था? और शीशे में जो टचिंग आया था हाथ का, वो क्या था? हर चीज़ों का समीक्षा करते हुए अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर व्यक्त कीजिए। दोबारा हम फिर जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में जब अत्याचार बढ़ता है और वह अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो आप यूं कहिए कि ईश्वर के द्वारा उसका अंत कर दिया जाता है, या यूं कहिए प्रकृति के द्वारा पाप का अंत करके एक संतुलन स्थापित किया जाता है। प्रकृति में संतुलन की यह प्रक्रिया निरंतर अनवरत चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आदमी आदमी से न डरे तो डरे भगवान से जरूर। यानी आदमी को हमेशा पाप व अनैतिक कामों से बचना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कुकर्म ही उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति छल कपट झूठ फरेब को ही
अपने विकास व सुख भोग को प्राप्त करने के लिए सरल रास्ता, सरल राह बना बैठे तो इसे उसकी सबसे बड़ी भूल, मूर्खता कही जा सकती। परंतु मूर्ख लोग इस प्रकार की सोच अपने दिमाग में ला ही नहीं पाते कि क्या अच्छा क्या बुरा है। दोस्तों, यही हाल होने जा रहा है आज हमारे देश में स्थापित तानाशाही सरकार की। दोस्तों, आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि आज की सरकार किस तरह से इस देश में तानाशाही कायम कर रखी है। लोकतंत्र तो जाने कहां गायब हो चुका है। यह एक सच्चाई है। नाम को भले ही लोकतंत्र हो, पर वास्तविक में तो लोकतंत्र तार तार हो चुका है। आप रोज ही देख रहे हैं कि सत्ता दल हमेशा कांग्रेस मुक्त या यूं कहिए विपक्ष मुक्त भारत बनाने की बात करता चला आ रहा है और इसके लिए खरबों रुपए बर्बाद भी कर चुका है। परंतु विपक्ष खत्म होना तो दूर की बात रही, विपक्ष का अस्तित्व भी खत्म होने की जगह निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, इसका कारण है देश के निवासियों की आत्मा में, अंतरतम में बसा हुआ लोकतंत्र की भावना। अब इस देश के लोग तानाशाही के अंडर में रहकर जीवन बिताना चाहते ही नहीं हैं। आप देख ही रहे हैं कि सत्ता दल के पास झूठ बोलने, विपक्ष को कोसने व गाली देने, अभद्र भाषण व बयानबाजी करने के सिवाय कोई काम नहीं रह गया है। आज सरकार के पास अपने द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य कोई है ही नहीं जिन्हें जनता के सामने रखकर वह जनता से वोट मांग सके, अपना क्रेडिट ले सके। इसीलिए वह अंग्रेजों के द्वारा दी गई नीति फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर चल रही है। धार्मिक अफीम जनता को खिला खिलाकर जनता को बेवकूफ बना बनाकर शासन करती चली जा रही है। और आप देख रहे हैं कि 2047 तक शासन करने का सपना देख रही है। क्या दुर्दांत अत्याचारों के साथ शासन करके इतने दिनों तक सत्ता को एक हाथों में कायम रख पाना तर्कसंगत दिखाई पड़ रहा है? इसे आप स्वयं सोच सकते हैं। आज संसद हो या संसद से बाहर का सड़क हो, हर जगह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। आज विपक्ष को संसद में एक शब्द भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम वर्तमान सरकार के कौन कौन से कारनामे आपके सामने गिनाएं, आप स्वयं समझदार हैं और नित्य सरकार के कारनामों और तानाशाही पूर्ण कृत्यों को देखते चले आ रहे हैं। आज हम इतना ही कहने जा रहे हैं कि अब सरकार के पापों का घड़ा भर चुका है और कहें तो घड़ा फूट भी चुका है। अब लाख संभालने के बाद भी मामला संभल नहीं पा रहा है। चारों तरफ से बड़े बड़े ओले बरस रहे हैं, तूफानी वर्षा हो रही है और सरकार अपने आप को बचा नहीं पा रही है और सरकार गिरने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि अब तक सरकार अपना अस्तित्व हमेशा कायम रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतंत्र के देश में तानाशाही को अपना अस्त्र बनाया, जो अब चल नहीं पा रहा है। आपने सतत देखा है कि सरकार ने देश की सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में करके रखा है। ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, मीडिया हो या सरकार के कोई भी विभाग हो, सभी के सभी संस्थाओं पर इस तानाशाही सरकार का अनुचित कब्जा हो चुका है। यहाँ तक कि संविधान में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली न्यायपालिका को भी इन्होंने अपना गुलाम बनाने में कसर नहीं छोड़ा है। परंतु दोस्तों, कोई भी विभाग हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह अंदर से किसी का गुलाम रहना स्वीकार नहीं कर पाता और मानव के अंदर बसने वाली यही भावना आज उभर कर बगावत करने सड़कों पर उतर आई है। आज सरकार की चोटी पर बैठे हुए नुमाइंदों की धारणा बन चुकी है कि बार बार न यह जिंदगी मिलने वाली है, न ही यह सत्ता मिलने वाली है। सत्ता पर काबिज रहो और दुनिया के सारे सुख ऐसो आराम प्राप्त कर लो। सत्ता दल में भागीदारी करने वाले अधिकांश लोग इसी धारणा के पोषक और समर्थक हैं।
जिसको जहां जितना भी मिल पा रहा है वह वहां उतना ही लूटने, सुख प्राप्त करने व ऐशो आराम प्राप्त करने में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ घोटाले ही घोटाले, लूट ही लूट, बलात्कारों की तो झड़ी लगी हुई है। अभी अभी भारत मंडपम में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रोबोट प्रस्तुत किया गया उसे यूनिवर्सिटी ने अपने स्वयं के द्वारा विकसित करके बनाया हुआ बताया और उसमें 350 करोड़ रुपयों के बजट का खर्च होना भी बताया। जबकि चीनी गेस्ट जब इस एआई उत्सव में शामिल होने आए तो उन्होंने दावा कर दिया कि यह तो उनके द्वारा बनाया गया चीनी रोबोट है और यह ऑनलाइन 1-2 लाख रुपयों में मिल जाता है। कलई खुलने पर सरकार ने यूनिवर्सिटी को प्रदर्शन मंडल से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को हटवा दिया। परंतु इतना ही पर्याप्त कैसे माना जा सकता है? उन पर कोई वैधानिक कार्यवाही या इस घोटाले की जांच करने की बात नहीं की, क्योंकि 350 करोड़ रुपए के बजट में सरकार की भी मिली भगत रही ही होगी। हर तरफ यही तो चल रहा है, चंदा दो धंधा लो। दोस्तों, यह सिर्फ एक उदाहरण है। यहाँ तो चारों तरफ इसी तरह की लूटमार मची हुई है। जो सरकार में शामिल है वह अपना घर भरने में लगा हुआ है। देश का विकास तो गया सिंगट्टे में। अभी अभी जेफरी स्टीन फाइल किस्तों में खुलती जा रही है और वह क्या कहानी कह रही है यह आप सभी देखते जा रहे हैं। जेफरी स्टीन की फाइल कम से कम इतना तो संकेत दे रही है जेफरी स्टीन की फाइल कम से कम इतना तो संकेत दे रही है कि रोज बरोज खरबों के निजी प्रयोग वाले सरकारी यान में आखिर विदेश यात्रा क्यों की जा रही है। ना तो संसद से मतलब है ना देश से, बस दुनिया का कोना कोना घूम लो और ऐशो आराम प्राप्त कर लो। बार बार ऐसा मौका तो मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, कुटिल नीति के बादशाह की नीतियां गुजरात के सीएम से लेकर देश के पीएम तक के सफर में सिर्फ और सिर्फ कुटिलता और अपराधों की रही है। सत्य नाम की कोई एक बिंदु भी इनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ती है। क्या साहब लोगों को कभी लगता रहा होगा कि एक दिन इनका पाप उजागर होगा? नहीं, इन्हें तो लगता रहा होगा कि हम अपनी कुटिल नीति में इतने ज्यादा माहिर हैं, इतने होशियार हैं कि दुनिया इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। वे अपने जीवन पर्यंत सत्ता पर कब्जा करके रखेंगे और जब अंत में इस दुनिया से विदा हो जाएंगे तो लोग व देश में आने वाली कोई सत्ता या सरकार इनका क्या बिगाड़ लेगी। परंतु आप देख रहे हैं कि एप्स्टीन को जेल में मार देने के बाद भी ये अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के खुलने पर अब इनके पाप उजागर हो रहे हैं। पूरे विश्व में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। एप्स्टीन फाइल लाखों पन्नों का है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे लगातार किस्तों में सार्वजनिक किया जा रहा है। यदि लगातार एप्स्टीन की फाइलें खुलती रहीं तो संभव है कि साहब बुरी तरह से इस फाइल में उल्लिखित अपराधों में उलझ जाएं और ऐसे उलझें कि अपने आप को निर्बार भी ना पाएं, क्योंकि अपने द्वारा किए गए कारनामों को तो ये स्वयं जानते ही हैं। इसका डर तो इन्हें खाए ही जा रहा है। साथ ही अमेरिका में अडानी पर चल रहे आपराधिक मुकदमे भी इन्हें बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, क्योंकि अडानी तो महज एक एजेंट है। अडानी की संपत्ति और क्रियाकलापों के वास्तविक स्वामी तो साहब ही हैं। इसीलिए सन की ट्रंप इन्हें नित्य धमकी दे रहा है कि वह इनका राजनीतिक करियर समाप्त कर सकता है। डियर फ्रेंड, ट्रंप ने इन्हें पहले बुरी तरह से फंसा लिया है और अब इनको ब्लैकमेल कर रहा है। इसीलिए तो साहब ट्रंप के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। उसके सनक पर, उसके नचाने पर ये नाचते भी हैं और देश के हित को ताक पर भी रख दे रहे हैं। बस यही डर साहब को जबरन कुर्सी से चिपकाए हुए है। इसीलिए बारंबार जनता और विपक्ष के द्वारा इस्तीफा मांगे जाने पर भी ये इस्तीफा ना दिलवा रहे हैं ना ही दे रहे हैं। इन्हें यह आभास नहीं है कि एक दिन कहीं ऐसा ना आ जाए कि जनता कहीं जबरन बेइज्जतीपूर्ण ढंग से कुर्सी से खींचकर खुद ही ना नीचे उतार दे। एप्स्टीन फाइल इस रूप में आज विश्व के सामने आया है कि अब सत्ता दल का हर व्यक्ति यह सोचने लग गया है कि कहीं इस फाइल पर लगे हुए खून के छींटे
कहीं उनके ऊपर भी न पड़ जाए, नहीं तो ये तो डूबेंगे ही, उन्हें भी ले डूबेंगे। और इसी भावना के चलते आज पार्टी का कोई भी व्यक्ति ठोस मन से इनके पक्ष में बोल नहीं पा रहा है। कहते हैं ना कि संपत्ति हो तो सब कोई बांटे, पर विपत्ति न बांटे कोई। अतः हर व्यक्ति अपना अपना करियर बचाने में लग गया है। आखिर इन्होंने अत्याचार में भी तो अति कर दिया। विपक्ष की तो बात छोड़िए, अपनी पार्टी के अंदर के लोगों को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। उनके साथ भी अत्याचार किए, परंतु पार्टी के लोगों को भी धकेल धकेल कर पीछे करते रहे, ताकि दुनिया में वे दिखाई पड़े। जनता किसी अन्य पर नजर डाल ही ना सके। देश की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेना, उस संपत्ति का दुर्योग अपनी सत्ता को अनवरत बनाए रखने के प्रयास में और अपनी सुख भोगों पर लुटाते रहना। जो कोई राह में रोड़ा बने उसे रास्ते से हटा देना इनकी दिनचर्या का एक पूरा अंग बन चुका है। अभी अभी अजीत पवार की यान दुर्घटना की साजिश रचना, जिसकी कलई निरंतर खुलती जा रही है, विजय रूपाणी की मृत्यु, हिरेन पांड्या कांड, जस्टिस लोया कांड, गोधरा कांड, गुजरात दंगे, न जाने कितने कितने अनगिनत कुकृतियों का छापा इन पर लगा हुआ है। और धीरे धीरे जनमानस को इन सारे कुकृतियों का पता चलता ही जा रहा है। निरंतर एक अनपढ़ हुआ गंवारू भाषा का प्रयोग करना, जिससे पद और देश की गरिमा तार तार होती जा रही है। मुख्य सहयोगी दल के नेता चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार, जो इन्हें समर्थन देकर इनकी सरकार बनाने में मदद किए हैं, उनके साथ भी ये हमेशा सौतेला व्यवहार ही करते रहे हैं। ना तो इन्हें सरकार में कोई पद दिया गया, ना ही इनके राज्यों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई, जिसके कारण आज भी आंध्र प्रदेश व बिहार जैसे राज्य काफी आर्थिक संकट व पिछड़ापन से जूझ रहे हैं। इनके पास राज कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है, जबकि बीजेपी अपने विधायकों व सांसदों को 4 से 5 करोड़ रुपए विकास के नाम पर विकास निधि व वेतन व भत्ते अलग से देती है। नाम की योजनाओं के बहाने देश का सारा पैसा अपनी झोली में भरते जा रहे हैं। सहयोगी दलों के इन दोनों नेताओं ने बहुत बार अनुनय विनय भी किया, परंतु साहब के द्वारा इनके अनुनय विनय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऊपर से एपस्टीन फाइल का धब्बा अब इन दोनों नेताओं पर भी पड़ने का डर बढ़ता जा रहा है। भले ही ये दोनों नेताओं का संबंध एपस्टीन के साथ कैसे भी न रहा हो, पर दागियों का साथ देने के कारण इनकी छवि तो खराब होती ही जा रही है। अतः अब ये दोनों नेता अब सोच में पड़ गए हैं कि यदि वे अब भी सरकार के साथ चिपके रहे तो आगे का इनका सारा करियर चौपट हो जाने का खतरा मुंह बनाकर सामने खड़ी हो गई है। साथ ही इंडिया गठबंधन के द्वारा चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री व नीतीश कुमार को निरंतर उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। अतः इनके सामने एक सुनहरा अवसर भी दिखाई पड़ रहा है। अतः ये दोनों अब एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने की बात सोचने लग गए हैं। यूजीसी बिल भी इनके पाले में उल्टा पड़ गया है। इतना ही नहीं, अब कई बीजेपी सांसद भी इनसे उकताकर इनका साथ छोड़ने की बात सोचने लग गए हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के 7 सांसद ममता के संपर्क में चल रहे हैं और वे किसी भी दिन तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अतः बीजेपी के 240 सांसदों में भी 233 सांसद ही बचते हैं। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिस पर 9 मार्च को वोटिंग होना है। संभव है कि ओम बिरला पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव सफल ही हो जाए। यदि ऐसा होता है तो एक झटके में सरकार गिर जाएगी। फिर चाहे मंत्री हरदीप इस्तीफा दें या न दें, पीएम उनसे भले ही किसी आंतरिक डर के चलते इस्तीफा ना ले सकें, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के पारित होते ही सरकार एक झटके के साथ धड़ाम हो जाएगी। यह डर भी साहब को खाया जा रहा है और अब इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। अब माहौल ऐसा बन गया है कि जिधर भी देखो उधर ही कुआं और खाई नजर आने लगे हैं। चारों दिशाएं इन्हें जैसे काटने को दौड़ रही हैं। अब सूझ नहीं पड़ता कि आखिर साहब करें तो करें क्या।
आप कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो यदि ठीक लगा हो तो एक लाइक अवश्य दीजिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी तरह से समसामयिक मुद्दों वाले वीडियो देखने को मिलते रहें। दोस्तों, आगे आप सभी से एक विनम्र अपील है, यह कि एक गहन रिसर्च में सामने आया है कि हमारे देश के आदिवासी भाई बहुत कम उम्र में ही काल कबलित हो जाते हैं। अधिक से अधिक 40 या 50 वर्ष की उम्र के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेवार है? इस पर गहन अनुसंधान करने के बाद राही मोशन पिक्चर्स ने एक शॉर्ट फिल्म मैको एंड अनटोल्ड स्टोरी का निर्माण किया है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। यदि आप रुचि दिखाएंगे तो हम इस शॉर्ट फिल्म को इसी चैनल पर सीरियल के रूप में रिलीज करेंगे। यदि आप इस सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। आपकी रुचि देखकर हम इसे शीघ्र ही रिलीज करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।